गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है टेम्परेचर और ऊष्मा यानी हीट और टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। हमने फिजिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे ताप के बारे में, ताप क्या होता है और साथ ही ऊष्मा क्या होती है और इनके कौन कौन से मात्रक है। पूरा वीडियो देखेंगे एंड तक। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ताप। देखिए विद्यार्थियों, ताप की परिभाषा क्या होगी कि वस्तु की उष्णता यानी गर्मपन और शीतलता यानी ठंडेपन के परिचय को क्या कहते हैं, ताप। यानी वस्तु के गर्मपन या फिर ठंडेपन की जो अवस्था होगी उसको क्या कहेंगे, वस्तु का ताप कहेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ताप एक मूल राशि है। कौन सी राशि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से बन सकता है विद्यार्थियों। जो ताप है एक मूल राशि है। ताप सापेक्ष राशि है। इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है, ताप कौन सी राशि है। जैसे गति एक सापेक्ष राशि है, वैसे ताप भी एक सापेक्ष राशि है। ताप ऊष्मा प्रवाह को निर्धारित करता है। जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है उसको निर्धारित करता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, जबकि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं होता। यानी ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जबकि यहाँ से मान लीजिए ए और बी, और ये ए से बी तक जा रही है ऊष्मा, तो दोनों का ताप समान ना हो जाए तब तक इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती रहेगी। यह इस लाइन में कहा गया है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो सकता तब तक। अब देखिए, ताप के कौन से इकाई है, पैमाने हैं या इसके मात्रक है, वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछे गए पिछली बार जो रीट एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से विद्यार्थियों क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो रीट एग्ज़ाम 2018 के अंदर इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, जो सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी पैमाना है ताप का। यानी सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर भी मापते हैं, डॉक्टरी पैमाना। और केल्विन जो ऐसा ही मात्रक होता है वो परम पैमाना है ताप का। उसके बाद जो र्यूमर होता है ये भी पूछा गया है डिग्री में, और ये रेकाइन ये भी टेम्परेचर का मात्रक है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा ताप, निम्न में से किसी ताप में नहीं मापा जा सकता है। तो ताप को सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमर और रेकाइन इसमें माप सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे ताप के अंदर रिलेशन क्या है। देखिए विद्यार्थियों, अपन को यहाँ से अलग अलग टेम्परेचर निकालना हो सॉरी विद्यार्थियों, देखिए अलग अलग टेम्परेचर निकालना हो तो जैसे सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9 और बराबर रूमर बटा 4 बराबर K-273/5 बराबर रेकाइन RA -460/10.7। ये पूरा ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लेकर अपन कोई अन्य टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अपन को सेंटीग्रेड में निकालना है और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो अपन यहाँ से इतना फॉर्मूला लेंगे। जहाँ पे जितना पूछा जाता है उतना फार्मूला लेंगे। अगर अपन को रूमर में पूछा है तो ये पूरा फार्मूला लेंगे जो आपको सेंटीग्रेड में दिया होगा, ये इसके बराबर रखना है। जैसे सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो फिर ये इसके बराबर रख के रूमर में निकलना है तो रूमर बरा आर ऐसे लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है विद्यार्थियों, पूछा गया सवाल है यहाँ से, एक सामान्य मनुष्य का जो ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये पूछा गया है, रीट के अंदर पूछा हुआ है 2013 के अंदर। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे अलग अलग पैमाने के अनुसार यहाँ पर जो पैमाने दिए हुए, जैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रेमर है और केल्विन है। तो हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेंटीग्रेड में 0 होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और रूमर में 0 होता है और केल्विन में 273 होता है विद्यार्थियों। ठीक है, और उसके बाद क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट, वो सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी पानी को जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट और
रूमर में होता है 80 रूमर, और उसके बाद केल्विन में होता है 373 केल्विन। ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए विद्यार्थी, अब पैमाने के कुछ भागों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर सेंटीग्रेड में 100 भाग होते हैं टोटल। इधर जो फ़ारेनहाइट में 180 होते हैं, और रूमर में 80, और उसके अंदर केल्विन के अंदर 100। तो 100 दोनों में होते हैं, किसमें, सेंटीग्रेड और केल्विन के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है जो मैंने यहाँ पे आपको लिए दर्शाया है। किस ताप पर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट के अंदर दोनों को एक दूसरे के बराबर हो गए? तो माइनस सेंटीग्रेड 40 होगा, या फिर माइनस सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, दोनों बराबर ताप हो गए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर हो गए? तो -40 डिग्री या फिर -40 फ़ारेनहाइट। ठीक है विद्यार्थियों, अब है ताप के प्रकार, अलग अलग कौन कौन से ताप है, उसके टाइप कौन कौन से। देखिए एनटीपी पे जो सामान्य ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है। पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। मानक ताप एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री पर 273। ठीक है विद्यार्थियों, और परम शून्य ताप ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। परम शून्य ताप कितना होता है? तो 0 डिग्री 0 केल्विन पर -273.15 भी होता है विद्यार्थियों, -273.15 भी होता है। ठीक है विद्यार्थियों, यह न्यूनतम संभावित ताप है। केल्विन पर कभी माइनस नहीं होता है विद्यार्थियों, याद रखना है, केल्विन पर कभी माइनस नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अब त्रिक बिंदु ताप कौन सा होता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी के लिए, जो ठोस, पानी और गैसीय अवस्था में होता है। हीलियम इसका अपवाद है, हीलियम के लिए नहीं होता है विद्यार्थियों, त्रिक बिंदु ताप नहीं होता है। अब एक क्रांतिक ताप जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है किसी गैस का वह ताप जिसके कारण उसका विद्यार्थियों, किसी गैस का वह ताप जिससे उसका ताप से ज़्यादा हो जाए। मतलब क्या होगा इसका, कि किसी गैस का वह ताप जिससे उसका ताप से ज़्यादा हो गया हो, वह गैस दाब के लगातार कभी भी द्रव में अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात वह अधिकतम ताप जिससे अधिक ताप होने पर गैस को दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। ऐसा ताप जिसको गैस को और अधिक प्रेशर लगा के क्या नहीं कह सकता, द्रवित नहीं कर सकते हैं, ये क्रांतिक ताप कहलाएगा। और गैस वाष्प को ही दाब लगाकर द्रवित कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। जैसे ठोसों का देखते हैं, रेल की पटरियाँ होती है वो ठोस होती है, तो रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, ये ठोसों का ऊष्मीय पदार्थ का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। लोहा है, बैलगाड़ी है, पहिया है, लोहे की रिम है, गर्म जो उसके ऊपर चढ़ाई जाती है लोहे की, उसको भी ठोस का ऊष्मीय पदार्थ का उदाहरण है। टेलीफोन और बिजली के तारों को ढीला छोड़ा जाता है। प्रश्न पूछा गया, टेलीफोन और बिजली के तारों को ढीला छोड़ने का कारण ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। बोतल के ढक्कन को गर्म करने पर कॉर्क आसानी से निकल जाता है, तो ये ठोसों का ऊष्मीय प्रसार के एग्जाम्पल है। द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के हो गए विद्यार्थियों, जब किसी पात्र में भरे द्रव को गर्म किया जाता है तो द्रव का स्तर घटेगा फिर बढ़ेगा। अर्थात पहले पात्र फैलेगा, जो द्रव को गर्म किया जाए तो पहले पात्र में फैलेगा, और उसके बाद द्रव का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तत्पश्चात द्रव का प्रसार होगा, अर्थात द्रव का स्तर बढ़ जाएगा वापस। ठीक है विद्यार्थियों, गैस के प्रसार क्या होगा, तो फूले हुए गुब्बारे को गर्म पानी में ले जाने पर उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो अगर गुब्बारा फूला हुआ है और उसको गर्म पानी में हम ले जाएंगे तो फिर उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गुब्बारे में भरी वायु का उसमें प्रसार होगा, यानी जो वायु होगी वो फैल जाएगी, जिसके कारण गुब्बारा भी आकार बढ़ता रहेगा। उसके बाद फूले हुए गुब्बारे में ठंडे पानी में ले जाने पर गुब्बारा वापस सिकुड़ जाता है, ठंडे पानी में ले जाएंगे तो वापस सिकुड़ जाएगा। गर्म कांच पर ठंडा पानी डालने पर वह तड़क जाता है विद्यार्थियों, एकदम गर्म कांच है और उसने ठंडा पानी डाल दिया तो एकदम टूट जाएगा, तड़क जाएगा, उसका कारण भी ऊष्मीय प्रसार है। और ठंडे पानी पर गर्म पानी डालने पर नहीं, ठंडे कांच पर गर्म पानी डालने पर भी वह तड़क जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, पूछे गए सवाल। अब पानी का असंगत व्यवहार क्या है, ये एक अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रत्येक द्रव को छोड़कर पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन पानी के लिए एक विशेष क्या है असंगत व्यवहार, कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, ताप बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। वॉल्यूम यानी आयतन घटेगा और पानी की अगर सिकुड़ेगा, ये आयतन प्रसार गुणांक होगा जो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन क्या होगा, 0 डिग्री मतलब से 4 डिग्री बढ़ाने पर तो पानी का जो प्रसार हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन
4 डिग्री से आगे बढ़ाने पर उसको गर्म करेंगे तो उसका ताप भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी आयतन भी बढ़ेगा और ताप भी बढ़ेगा और पानी फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा, जिससे उसका आयतन प्रसार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए ये दोनों के बारे में डिफरेंस दिया हुआ ग्राफ द्वारा। 0 डिग्री से 4 डिग्री पर यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, मतलब आयतन कम हो गया है, और यहाँ पे घनत्व है वो भी कम। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ गया है, घनत्व बढ़ गया है, 4 डिग्री से ऊपर है। अब ये प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न पिछली बार परीक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा हुआ है, यदि पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, पिछली बार प्रश्न पूछोगे। आयतन को पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा? पहले घनत्व बढ़ेगा फिर घटेगा, ये इसका उत्तर होगा। पहले तो क्या होगा? आयतन होगा वो घटेगा फिर बढ़ेगा, उसके बाद उसके घनत्व है वो बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो पानी के असंगत व्यवहार से संबंधित जो घटना है वो कौन कौन सी देखते हैं। तो समुद्र के किनारे जीव जंतुओं का भी जीवित रहना होता है, यानी समुद्र जम जाने पर जो जीव जंतु उसके किनारे रहते हैं वो भी जीवित रहते हैं। सर्दियों में पानी की पाइपों में पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि उसके अंदर बर्फ़ जम जाता है, जिससे उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। शीतल पेय पदार्थ होते हैं वो बोतलों को ऊपर से थोड़ा खाली रखा जाता है। उसके बाद शीत ऋतु होती है, यानी जो सर्दी ऋतु होती है उसमें पहाड़ों और चट्टानों पर टूट फूट हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये टेम्परेचर के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब ऊष्मा क्या होती है वो देखते हैं। पुराने मत के अनुसार ऊष्मा एक द्रव थी। क्या थी विद्यार्थियों? पुराने मत के अनुसार ऊष्मा एक द्रव थी, एक लिक्विड थी। इसे कैलोरिक सिद्धांत कहा गया है। कौन सा सिद्धांत गया है? कैलोरिक सिद्धांत। आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऊष्मा एक रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का है, एनर्जी का, जो अणुओं की गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा के रूप में होता है। अब ऊष्मा के जो यूनिट है, मात्रक है, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है। जो रीट के लिए इम्पोर्टेंट है, पिछली बार 2018 के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। किससे? ऊष्मा के मात्रक से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। ऐसा ही मात्रक देखते हैं, जूल होता है ऊष्मा का। सी जी एस इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, आर्क होता है। और ऊष्मा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, व्यावहारिक मात्रक, वो कैलोरी होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? और अन्य होता है BTU, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, इंपॉर्टेंट है। और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ये दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, रीट के अंदर विशेषकर। तो याद रखना है 2018 और 2016 के अंदर दोनों में प्रश्न पूछे गए, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। और ये रहा रीट परीक्षा में पूछा गया सवाल यहाँ से पिछली बार 2018 में। 1/4.8 कैलोरी बराबर 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी। 0.24 कैलोरी बराबर 1 जूल होगा और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया। 1 BTUs, जो 1 BTU होता है वो होता है 252 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी होगा वो 1000 कैलोरी होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये ऊष्मा के मात्रक थे थोड़े। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि 1 BTU में कितने जूल हो गए? तो 1 BTU में जूल हो गए 252 कैलोरी। फिर इसको हम इससे गुणा करेंगे 252 को 4.18 जूल से, जो होगा वो उसका मान आ जाएगा। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अब है ऊष्मा की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार प्रश्न पूछा गया है इससे भी। 1 किलो कैलोरी 1 ग्राम पानी को जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, यानी 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ये RTET में पूछा गया सवाल विद्यार्थियों, 2011 वाली RTET हो गई थी, पंचायत राज समझ। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। यहाँ पर 1 किलोग्राम है, वहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे 1 कैलोरी के लिए 1 किलोग्राम होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी माप, जो 1 किलोग्राम पानी का ताप 114.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद BTUs के अंदर क्या होगा? तो 1 पाउंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, वो क्या कहलाएगी? 1 BTU। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी ऊष्मा और ताप के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हीट और सेकंड ग्रेड संबंधी जो भी न्यूज़ है वो इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और रीट से संबंधित जो भी मैटर है वो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। और ये चैनल है वो एनसीईआरटी आधारित है विद्यार्थियों। मैंने इस को पढ़कर ही रीट पात्रता और वगैरह क्लियर की हुई है, तो आप ध्यान से उसे बेझिझक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।